Next question. A drop of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into 8 droplets. तो सिंगल ड्रॉप के 8 ड्रॉपलेट्स कर दिए of the same size. Find the work done if the surface tension of mercury is 435.59 per centimeter. हमारे पास एक सिंगल ड्रॉपलेट था मर्क्यूरी का. So we had a single droplet of mercury. Let us say ये जो सिंगल ड्रॉप है इसका रेडियस है कैपिटल आर. तो इसके रेडियस को मैं कैपिटल आर लेता हूँ. रेडियस ऑफ दिस इज कैपिटल आर. इसको हमने ब्रेक कर दिया इनटू 8 ड्रॉपलेट्स, 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और हर एक का रेडियस ले लेंगे स्मॉल आर. तो यू हैव 8 सच स्मॉल ड्रॉपलेट्स ईच विद रेडियस स्मॉल आर. तो हर एक का रेडियस स्मॉल आर है, राइट. तो मैंने कल ही आपको बताया था, I told you total volume of big drop equal to volume of small drops. लेकिन small drop के total n drops are there. n मतलब 8 in this case. So you have such in total 8. तो 4 और 4. तो you have this situation in total, right? Then आपको surface tension दिया है, आपको बड़े drop का कैपिटल R की वैल्यू दी है 0.2. तो गिवन क्वांटिटीज में what you have is number 1 capital R, and capital R is 0.2 centimeter. 0.2 centimeter मतलब 2 into 10 power minus 1, और सेंटीमीटर का मीटर में 10 power minus 2 मतलब टोटल 10 power minus 3. n कितना है? n 8 है. एंड सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है? 435.59 पर सेंटीमीटर. इसको डाइन पर सेंटीमीटर से न्यूटन पर मीटर में लाना पड़ेगा, बिकॉज फाइनल आंसर इज इन जूल. जूल इज ऐसा यूनिट. तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? यू नो 1 डाइन मतलब कितने न्यूटन? 10 पावर माइनस 5. 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? 10 पावर माइनस 2. तो ये आ गया न्यूटन पर मीटर. तो यू हैव 435.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर. और मैंने कल ही बता दिया था स्मॉल आर कैसे फाइंड करना है. तो डू यू रिमेम्बर? याद होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, हमारे पास एक बड़ा ड्रॉप था. वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप VB इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स. वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप मतलब 4/3 pi r cube. This is n 4/3 pi small r cube. Cancel, cancel, cancel and cancel. तो r cube is capital R cube by n. मतलब in short small r is capital R upon n का cube root. तो small r is capital R upon n का cube root. capital R कितना था? 2 into 10 power minus 3 अपॉन दिस इज 8. 8 का क्यूब रूट कितना? 2. तो 2 और 2 कैंसिल. मतलब स्मॉल ड्रॉप का रेडियस कितना आ गया? 10 पावर माइनस 3. तो यू विल हैव स्मॉल आर इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर. ये मिल गया हमको. हमें फाइंड क्या करना है? हमें पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड द वर्क डन. तो हाउ मच इज द वर्क डन? ये बड़े ड्रॉप को स्प्लिट करना, 8 ड्रॉपलेट्स में तोड़ना. तो हाउ मच इज द वर्क डन टू ब्रेक? तो डू यू रिमेम्बर वर्क डन मतलब टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. फाइंड करना है वर्क डन. DW बोलो या W बोलो एक ही बात है. तो यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज वर्क डन. और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, TDA. अगर यहाँ पे ड्रॉपलेट की जगह पे बबल बोला होता तो 2 TDA. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. ये फॉर्मूला यूज करना है, वेरी सिंपल. तो सबसे पहले फाइंड आउट व्हाट इज DA. DA फाइंड करने के लिए पहले फाइनल एरिया और इनिशियल एरिया दोनों फाइंड कर लो. इनिशियल एरिया क्या आएगा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, राइट. फाइनल एरिया क्या आएगा? n टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. तो DA विल बी मैंने कल बताया था नंबर ऑफ ड्रॉप्स का एरिया सिंगल ड्रॉप से ज्यादा होता है. तो फाइनल माइनस इनिशियल.
तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉप्स होंगे उसका एरिया ज्यादा होगा कंपेयर टू सिंगल ड्रॉप। तो इस केस में फाइनल माइनस इनिशियल, देन वेरी सिंपल थिंग, फाइनल आपको पता है n 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 4 पाई कॉमन, nr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। वैल्यूज मैं लास्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यू जस्ट नीड टू नो दिस। ये आ गया आपके पास डी ए, n की वैल्यू पता है 8, r की वैल्यू पता है 10 पावर माइनस 3, कैपिटल R भी पता है 2 × 10 पावर माइनस 3। So okay, 4 pi I will keep as it is. N is 8. This is 10 power minus 2 उसका स्क्वायर, 10 पावर माइनस 3 सॉरी, इसका स्क्वायर कितना 10 पावर माइनस 6, तो 8 × 10 पावर माइनस 6 माइनस ये क्या था 2 × 10 पावर माइनस 3 था ना, 2 × 10 पावर माइनस 3, इसका स्क्वायर 4 × 10 पावर माइनस 6, 8 माइनस 4 4, 4 × 4 16, 16 पाई और 10 पावर माइनस 6, ये आ गया टोटल चेंज इन एरिया। तो टोटल चेंज इन एरिया मिल गया। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन ऑफ वर्क डन इक्वल टू टी इंटू डी ए। टी की वैल्यू अभी अभी हमने कन्वर्ट की थी 435.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये ऐसा यूनिट में आएगा क्योंकि आपको आंसर जूल में चाहिए। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस here, dA, what is dA? 16 pi into 10 power minus 6, तो यह आ जाएगा 435.5 into 16 pi. Well, by the way, approximations, what is 16 3 48, so 16 into 3.14 roughly 50, तो approximately 16 pi आ गया आपके पास 50, तो 16 pi is approximately 50 into 10 power minus 9। हम रफली सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो व्हाट यू शुड नो, अप्रोक्सीमेशन 435.5 मतलब 436, ये 436 है रफली 436 into 5, इसका जीरो इसको दे दो 10 पावर माइनस 8, 436 into 5 मतलब 4,360 का हाफ, 2180 into 10 पावर माइनस 8, ये तीन मतलब अगर मैं यहाँ डेसिमल लगा देता हूँ 2.180 into 10 पावर माइनस 5 जूल, तो ऐसा आंसर मिलना चाहिए। ऑप्शन नहीं है, एक ही आंसर है। तो यू हैव 2.18 into 10 पावर माइनस 5। So as you can see, no need of log table, no need of calculators, directly solve कर सकते हो। To simplify calculations, पहले change in area DA calculate कर लो, 16 × 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, then substitute value of t की वैल्यू थी 435.5 into 10 पावर माइनस 3, DA 16 pi into 10 power minus 6, 16 into pi, 16 3 48, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो रफली 16 into pi is 50, 435 को 436 मान लिया, 50 का जीरो इसको दे दिया 10 पावर माइनस 8, 436 into 5 is 2180, तो 2180, यहाँ पे बीच में डेसिबल एडजस्ट करोगे तो 10 पावर माइनस 8 का माइनस 5, तो 2.180 into 10 पावर माइनस 5 जूल। गलती कहाँ होती है? गलती होती है कि व्हेन यू डू नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डाइन पर सेंटीमीटर टू न्यूटन पर मीटर, तो वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज फाइनल आंसर यू शुड गेट इन ऐसा यूनिट विच इज जूल। अगला क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल? टू फॉर्म अ बबल मतलब पहले बबल नहीं था, जब पहले बबल नहीं था तो इनिशियल एरिया कितना होगा? 0। तो यू ऑलवेज स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली। टू फॉर्म बोला है मतलब इनिशियल एरिया डायरेक्टली 0 ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस, मतलब फाइनल रेडियस कितना? 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10 पावर माइनस 2 मीटर। तो फाइनल एरिया यहीं पे फाइंड कर लो। व्हाट इज फाइनल एरिया? 4 पाई आर फाइनल स्क्वायर। तो 4 पाई आर फाइनल इज 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 × 10 पावर माइनस 4 मतलब ये आ जाएगा 16 पाई
16 पाई इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आ गया फाइनल एरिया ऑफ द बबल। सरफेस टेंशन आपको दिया है 0.07, सरफेस टेंशन की वैल्यू है 0.07। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, वर्क डन, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, मतलब फाइंड व्हाट इज W, राइट। एंड व्हेन यू वांट टू फाइंड व्हाट इज वर्क डन, तो अभी अभी देखा वर्क डन इज टेंशन इनटू dA, लेकिन बी केयरफुल, ये बबल है, बबल के दो फ्री सरफेस होते हैं, तो 2TD। वो पिछला केस ड्रॉप का था, ये केस बबल का है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, W इक्वल टू 2TDA, 2 इंटू T 0.07, DA इज 16 पाई इंटू 10 पावर -4। अब 16 इंटू पाई को 50 करने की जगह पे व्हाट यू कैन डू इज, ये 0.07 को लिखो 7 इंटू 10 पावर -2, पाई को लिख दो 22/7, ज्यादा बेटर है, कैंसल एंड कैंसल, इंटू 10 पावर -4, करेक्ट। So now 16 into 32, 32 into 22 into 10 power -6, -2 and -4, 32 into 22 मतलब 32 into 20, 32 into 20 640, और ऊपर का 2 रह गया, तो 32 into 2 74, 640 and 74 ना कि 64, 64, 32 into 22 704, तो 32 into 22 मतलब पहले ये कर लो, ये आ जाता है आपका 640, 32 into 2 ये आ जाता है 64, इन दोनों को ऐड कर लिया तो 704, तो ये आ जाएगा आपके पास 704 into 10 पावर -6, मतलब 0.704 into 10 पावर -3 जूल। तो ऐसा कुछ आंसर में होना चाहिए, दिस इज समथिंग यू शुड गेट। 0.703 हमारा ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू देम, तो यू हैव 0.704 into 10 पावर -3। तो व्हाइल डूइंग कैलकुलेशंस ध्यान देना, अगर 7 कहीं पे आ रहा है और पाई भी है, तो पाई की वैल्यू 22/7, तो इट मेक्स कैलकुलेशंस लिटिल सिंपलर। वैसे डायरेक्टली भी हो सकता था, 16 पाई 50, 14 7 into 14, 14 into 50, what is 14 into 50, तो 14 into 50 is 700, तो डायरेक्टली भी आ सकता था, तो यू कैन इवन डू डायरेक्टली। तो दिस इज नथिंग बट, इसका 7 into 10 पावर -2 लिख लिया हमने, तो 7 into 10 पावर -2 मतलब 14, और ये 16 पाई मतलब 50, तो 700 तो यहीं पे आ गया, तो दिस इज ऑल्सो यू कैन डू। अगला क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब एरिया कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कितना 4 into 10 पावर -4, is dipped in a soap solution and taken out। तो वही केस है जब हमने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था। यू टेक अ मेटालिक वायर रेक्टेंगुलर फ्रेम, यू पुट इट इनसाइड सोप सॉल्यूशन एंड टेक आउट। तो इनिशियल एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। अ सोप फिल्म इज फॉर्म्ड इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म इज 3 into 10 पावर -2 न्यूटन पर मीटर। मतलब गिवन क्वांटिटीज में आपको इनिशियल एरिया ऑलरेडी पता है, इनिशियल एरिया इज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ मीटर स्क्वायर में, 4 into 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। फाइनल एरिया है 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर मतलब 9 into 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। व्हाट एल्स इज गिवन टू यू, सरफेस टेंशन आपको दिया है, सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको दी है 3 into 10 पावर -2, 3 into 10 पावर -2 न्यूटन पर मीटर। यू आर सपोज टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो फॉर्मूला वापस से सेम आएगा,
और सिर्फ इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दिए हैं, क्योंकि पहले केस में ड्रॉप था, दूसरे केस में बबल था, तीसरे केस में फिल्म है। सरफेस फिल्म के कितने फ्री सरफेस? 2। तो वर्क डन के फॉर्मूला में क्या लिखोगे? 2TdA। तो वी आर सॉल्विंग ईच एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ ईच टाइप। तो फिल्म, बबल एंड ड्रॉप तीनों हो गए। देन इट इज सो सिंपल कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस में भी almost no efforts you have to put. 2 into t is 3 into 10 power minus 2. Change in area is final minus initial. So 2t final is 9, initial is 4. तो 9 minus 4 मतलब 5 into 10 power minus 4. 5 into 2 is 10. तो ये 9 minus 5 4 मतलब 5. 9 minus 4 is 5. 5 into 2 is 10. 10 power minus 2 and 10 power minus 4. 10 power minus 5. 3 into 10 power minus 5 joule. 3 into 10 power minus 5 joule. Let us move to next question. Next question. Now this was the last question from practice numericals. Now let us move to MCQ. तो हमारा अभी तक हाइड्रोस्टैटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उस पे आपके टेक्स्ट बुक में 3 ही MCQ है। तो विल सॉल्व ऑल 3 MCQs. हाइड्रोलिक लिफ्ट, यू हैव हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपको पता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है? एक टैंक, टैंक में क्या होता है? 2 चेम्बर। एक चेम्बर का पिस्टन साइज बड़ा होता है, दूसरे चेम्बर का पिस्टन साइज छोटा होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम मास 2000 किलोग्राम, मतलब 2 टन. The area of the cross section of piston carrying the load is 2.25 into 10 power minus 2 meters square. What is the maximum pressure the smaller piston would have to bear? तो maximum pressure smaller piston have to be bear. Information दिया है बड़े पिस्टन का और maximum pressure पूछा है छोटे पिस्टन का. तो what you have is this. Hydraulic lift का आपको exact construction पता होना चाहिए. Then you should also know what is Pascal's law. Pascal's law के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर एक साइड पे होगा उतना ही प्रेशर दूसरे साइड पे भी होगा. मतलब स्मॉलर पिस्टन पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर लार्जर पिस्टन पे भी है. और आपके पास क्योंकि इंफॉर्मेशन सारा का सारा था लार्जर पिस्टन का, तो प्रेशर भी आप फाइंड करोगे लार्जर पिस्टन का. वेरी सिंपल थिंग. क्या क्या दिया है आपको? आपको दिया है मैक्सिमम मास. मास मतलब इसके ऊपर, किसके ऊपर? लार्जर पिस्टन के ऊपर. क्या रखेंगे? लोड. लोड मतलब लाइक हेवी व्हीकल जैसे कि ट्रक, राइट. तो यू हैव अ मैक्सिमम मास ऑफ 2000 kg. तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी? 2000 kg. तो आपको यहाँ से मिल जाएगा लोड. लोड मतलब फोर्स. हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स? mg. तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज F2, क्योंकि F2 उतना ही होगा जितना लोड आपको ऊपर उठाना है. कितना लोड ऊपर उठाना है? 2000 into G, मतलब कितना? 20,000 न्यूटन रफली. ओके. देन इसका एरिया भी आपको दिया है A2 एरिया कितना दिया है? 2.25 into 10 power minus 2. आपको पूछा है प्रेशर यहाँ पे कितना? प्रेशर एट द अदर पिस्टन. अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर थ्रू आउट द फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, प्रेशर थ्रू आउट फ्लूइड इज सेम. इसका मतलब P1 इक्वल टू P2. बट व्हाट इज P2? F2 अपॉन A2. बट व्हाट इज F2? mg. व्हाट इज A2? 2.25 into 10 power minus 2. व्हाट इज m? 2000. G की वैल्यू बोला नहीं है यहाँ पे, तो 9.8 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या यू कैन आल्सो सब्स्टिट्यूट 10 इफ यू वांट. तो ठीक है, 10 या 9.8 जो भी आएगा हम आंसर देख लेंगे बाद में. 2.25 into 10 power minus 2. गुड. देन यू नो 25 का टेबल. आई होप यू नो 25 का टेबल. तो 2000 into 10 पावर ये ऊपर जाके +2. एक काम करते हैं, इसके भी पावर निकाल लेते हैं. इसके पावर निकाले तो 10 पावर -4 ऊपर जाके +4. एक काम करते हैं,
ये जीरो को और ये जीरो को यहाँ पे एडजस्ट कर देते तो 10 पावर 6, 10 पावर 6, 25 9 जा 25 8 जा 8/9, 8/9 is 0.88, 0.88 या 0.9 रफली 10 पावर 6, 10 पावर 6, 0.8711 into 10 power 6, ऑप्शन नंबर ए। रफ कैलकुलेशंस करना सीख लो बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेव टाइम। तो नीचे 2.25 दिखा, मतलब उसको 225 कर लेंगे बिकॉज 200 एंड 225 दोनों 25 के टेबल में आता है। 8/9 नहीं भी पता होगा, 0.9 भी मान लेते तो भी नियरेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही था बिकॉज अदर ऑप्शंस वर फार अवे। तो 0.9 into 10 power 6 मतलब 0.87 into 10 power 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, two capillary tubes of radii 0.3 centimeter and 0.6 centimeter are dipped in the same liquid. Remember this same liquid ये word it has a lot of information in it क्योंकि same liquid बोला है और आपको पता होना चाहिए liquid same मतलब surface tension constant, liquid same मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कांस्टेंट, लिक्विड से मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट और जी तो वैसे भी था कांस्टेंट, तो ये सारे के सारे है कांस्टेंट्स। देन द रेशियो ऑफ हाइट थ्रू व्हिच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब इज, आपको पता है H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g, 2t cos थीटा रो g ये सारा का सारा कांस्टेंट, तो इसका मतलब H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आपके पास दो कैपिलरी ट्यूब थे, आपको पूछा रेशियो ऑफ हाइट, तो H1/H2 इज R2/R1, R2 कितना 0.6 मतलब 6 बेसिकली, क्योंकि मैं नीचे भी 0.3 लिखने वाला हूं, तो 6/3 इज 2, 2:1, ऑप्शन नंबर बी, 2:1 नॉट 1:2, 2:1। Next question. The energy stored in a soap bubble of diameter 6 centimeter and tension 0.04 Newton per meter is nearly. Energy stored मतलब work done in blowing a bubble. Blowing क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्टली फाइनल डायमीटर दिया है, इनिशियल के बारे में कुछ नहीं बोला है। जब इनिशियल के बारे में कुछ नहीं बोला होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली रेडियस 0 था। इनिशियली रेडियस 0 होने का मतलब है कि यहाँ पे जब DA लिखोगे वैसे यहाँ पे 2 भी लिखोगे क्योंकि बबल है, तो इट विल बी डायरेक्टली 2TA फाइनल, क्योंकि A इनिशियल इज 0। तो आपको ये पता होना चाहिए 2 into T, दिस इज 4πr², R इज हाफ ऑफ डायमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 into T, 0.04 मतलब 4 into 10 पावर -2 into 4 into pi into R 3 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर -2 मीटर का स्क्वायर, मतलब बेसिकली दैट इज 9 into 10 पावर -4। तो बिकॉज आई एम लिटिल लेजी मैं एक स्टेप कम करने वाला हूं, तो 9 into 10 पावर -4। नाउ सिंपल, 4 4 16, 16 into 9 कर लो, 16 9 is 144, 144 into 2, अरे 4 4 16, 16 9 144 2 288 into pi। ओके तो वो देखते हैं हम, तो 288 into pi, पाई की वैल्यू यू कैन टेक 3.14 into 10 पावर, ज्यादा सोचना नहीं है, रफली अप्रोक्सीमेटली यू नीड टू नो, ये अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, नियरली इक्वल टू 300 into 3 900, 300 into 3 is 900, 9 ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 288 into 3 कितना आएगा,
कितना आएगा, 850 के ऊपर जाएगा ना, इट इज ग्रेटर देन 850, तो ग्रेटर देन 850 मतलब 900 के आसपास, तो 900 के आसपास, तो 900 ही लिख दो फिर। तो व्हाट इज 900 के आसपास, 900 into 10 power minus 6 मतलब कितना, 0.9 into 10 power, option number A. So that's it. This is how you are supposed to solve this question. So such calculation tricks will be very helpful for CET JEE NEET. कुछ नहीं किया हमने, हमसे मल्टीप्लाई करते गए। मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दो सेम नंबर है तो उसका स्क्वायर पता होगा, 4 into 4 16, 16 into 2 कर लो, या तो 16 into 9 कर लो। 16 into 9 ज्यादा इजी है क्योंकि 144 होता है, 144 into 2 288 होता है, 288 into 3 850 के ऊपर जाता है, मतलब रफली 900 ही ले लेंगे। वैसे भी into 3 किया है लेकिन 3.14 था, मतलब इसको 300 बना दो, इसको 3 बना दो, 300 into 3 is 900 and 10 power minus 6. This is how you are supposed to solve this question. Good. So this brings us to a point where hydrostatics खत्म। अब we will start with next part of this chapter, part B. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पार्ट बी, पहले पार्ट में we have studied properties of a fluid at rest. So the study of properties of fluid at rest was known as hydrostatics. Second part में you will be talking about fluid in motion, and the study of properties of fluid in motion is known as hydrodynamics. बहुत इजी है, सिर्फ याद रखना, द स्टडी ऑफ, किसका स्टडी, प्रॉपर्टीज, किसके प्रॉपर्टीज, फ्लूइड्स के। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, फ्लूइड्स इन मोशन इज नोन एज हाइड्रोडायनामिक्स, is known as hydrodynamics. हाइड्रो मतलब लिक्विड, इन जनरल हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, राइट। डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन होना मतलब वाटर का लेवल कम हो गया, तो हाइड्रो इज रिलेटेड टू लिक्विड इन जनरल। डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब व्हेन समथिंग चेंजेस विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक्स। स्टैटिक्स मतलब व्हेन नथिंग चेंजेस विद टाइम, एवरीथिंग इज stationary at rest, that is called as statics. So if you remember, हमने हाइड्रोस्टैटिक्स जब स्टार्ट किया था तो वी स्टार्टेड विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक प्रेशर क्या होता है, लिक्विड कॉलम का प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, देन एयर का प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर में डिफरेंस क्या है, उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, प्रेशर मेजरमेंट के कौन कौन से डिवाइसेस थे, एक था बैरोमीटर, एक था मैनोमीटर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सिमिलरली जब आप फ्लूइड इन मोशन की बात करोगे तो जो जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, दे मे नॉट आस्क यू इन एग्जाम, फॉर एग्जांपल सम बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि व्हाट इज स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो, व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो, तो मे भी हो सकता है दे विल नॉट आस्क यू इन एग्जाम बट यू शुड नो। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज, तो आपको पता होना चाहिए, अब ये रियल लाइफ सिचुएशन है, इवन व्हेन यू फिल अप टैंक ऑफ योर हाउस, घर में पानी का टंकी होता है, तो पानी की टंकी को जब भरते हो, मोटर जब चालू करते हो तो पानी ऊपर से नीचे जाता है, और हमारे घर में जो पाइप्स होते हैं दे आर नॉट रियली स्ट्रेट, यू हैव आर्बिट्ररी शेप, फर्स्ट ऑफ ऑल शेप भी चेंज होगा, हाइट भी चेंज होगा। तो हम सबसे पहले, अगर हमको फ्लूइड इन मोशन मतलब एनी लिक्विड विच इज फ्लोइंग, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने हैं, तो सबसे पहले यू नीड टू कंसिडर अ पाइप ऑफ आर्बिट्ररी शेप। आर्बिट्ररी शेप क्यों? क्योंकि अभी नॉर्मली नाउअडेज यू यूज डिफरेंट मटेरियल पाइप, जैसे एक तो पीवीसी होता है, राइट। देन गर्मी में वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया विल चेंज, मतलब शेप विल चेंज, और डायरेक्शन भी आर्बिट्ररी है, डायरेक्शन इज आल्सो आर्बिट्ररी बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ से टैंक से, यहाँ से हमारे पास सप्लाई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सप्लाई, या फिर जो भी आपके घर में होगा, मे बी यू हैव अ वेल, मे बी यू हैव अ बोरवेल, राइट। फिर यहाँ से हम यहाँ ले गए,
फिर यहाँ से हम यहाँ ले गए, फिर कहीं और ले गए, तो डायरेक्शन ऑल्सो डज नॉट रिमेन द सेम। तो हमें जो कुछ भी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है वो डिफाइन करने के लिए पहले हमको एक पाइप कंसिडर करना पड़ेगा। तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट कंसिडरिंग a pipe of arbitrary cross section. Arbitrary cross section मतलब area of cross section is changing and the fluid which is flowing, the direction of flow is also arbitrary. तो हम start यहाँ से करेंगे, consider a pipe, consider a pipe of arbitrary cross section. Arbitrary मतलब random, of arbitrary cross section मतलब area of cross section will change and direction, and arbitrary direction मतलब डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग, क्योंकि जब पाइप का डायरेक्शन चेंज होगा तो जो लिक्विड फ्लो होगा उसका भी डायरेक्शन चेंज होगा, ऑब्वियसली बिकॉज लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप। सो assume a liquid is flowing through this pipe, imagine, और हाइट भी अलग अलग है, मैंने लिखा नहीं है, वो हम बर्नौलीज इक्वेशन में देखेंगे। फिलहाल हमको बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक क्या है, एक पाइप है, पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया is not same everywhere, direction is also not same everywhere. So imagine a liquid या फिर fluid, liquid flowing through this pipe. अब once you have explained, once you have taken the basic, very basic pipe में पानी, that's it. अब जो बेसिक टर्म्स है, जैसे व्हाट इज स्टेडी फ्लो, तो हम स्टार्ट करेंगे बाय डिफाइनिंग फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन, दैट इज स्टेडी फ्लो। मैंने आपको ये इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था स्टेडी फ्लो। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था विंटर्स एंड समर्स का, सॉरी रेनी सीजन एंड समर्स का। मैंने आपको बताया था कि आप नदी में जब देखते हो इन समर्स तो वाटर इज वेरी काम, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल मतलब कोई भी मॉलिक्यूल आएगा वाटर का, तो ए पॉइंट पे आने के बाद उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन और उसका वेलोसिटी सेम होगा। सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट, देन द फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो, राइट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में लिखेंगे। हम बोलेंगे इफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज, दिस इज हाउ बुक्स राइट। क्या क्या मेजर कर सकते हो, पाइप है, पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, क्या मेजर कर सकते हैं, स्पीड मतलब वेलोसिटी एंड प्रेशर, यही दो चीज आप मेजर कर सकते हो ना। आप बोलोगे मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर कर सकता हूँ, लेकिन वो फ्लूइड का प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो जिस पाइप से पानी पास हो रहा है उसका प्रॉपर्टी है। तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर, वेलोसिटी, दैट्स इट, डेंसिटी, राइट। तो if measurable properties like what, like pressure or velocity remains constant at a point, over time, मतलब with time in a flow, then the flow is said to be steady flow. तो स्टेडी फ्लो मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टी किसी भी एक पॉइंट पे। एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया होता ए, इस ए पॉइंट पे विथ टाइम वेलोसिटी या प्रेशर चेंज नहीं होगा। मे बी देयर इज अनदर पॉइंट हियर बी, इस पे वेलोसिटी की वैल्यू अलग है, इस पे प्रेशर की वैल्यू अलग है, लेकिन इस पॉइंट पे भी प्रेशर और वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगा विथ टाइम। तो सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। अब अगला हमको डिफाइन करना है व्हाट इज फ्लो लाइन। तो अभी फ्लो लाइन डिफाइन करने के लिए पहले बेसिक आइडिया समझ लेते हैं। तो जब भी लिक्विड फ्लो होगा तो नॉर्मली व्हाट डू वी ह्यूमन सी, हमको क्या दिखता है, हमको दिखता है हाँ यहाँ से पानी जा रहा है, फाइन, वाटर इज गोइंग फ्रॉम हियर, लिक्विड इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर, राइट। बट दिस लिक्विड कंसिस्ट ऑफ सो मेनी मॉलिक्यूल्स, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स,
तो अगर मैं एक पर्टिकुलर इस पूरे फ्लो में अगर मैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का पाथ देखूं, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और पार्टिकल, इसका अगर मैं पाथ देखता हूं तो ये जो मॉलिक्यूल है मे बी इट इज गोइंग लाइक दिस, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल इसने ये पर्टिकुलर पाथ फॉलो किया, इस पर्टिकुलर पाथ को बोलते हो फ्लो लाइन। व्हाट इज हाउ विल यू डिफाइन फ्लो लाइन देन? तो डिफाइन कैसे करोगे? इट इज what is flow line? it is it is path followed by a particular particle or molecule, not in a steady flow. It's okay if it is not steady, but normally ऐसा straight तो steady में ही होगा, but it is a path followed by a particular particle or molecule in a moving fluid. So this is flow line. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, it is a path followed by a particular molecule or particle in a moving fluid. तो ये हो गया फ्लो लाइन। तो एक बार आपको फ्लो लाइन समझ में आ गया तो देन नेक्स्ट थिंग इज टू डिफाइन व्हाट इज फ्लो ट्यूब। अब देखो ऐसा है, हमारे पास एक फ्लो लाइन तो होगा नहीं, एज आई टोल्ड यू देयर आर मेनी सच पार्टिकल्स व्हिच आर फ्लोइंग, करेक्ट। तो मैंने अगर अलग अलग फ्लो लाइंस का एक बंडल लिया, पैकेट, राइट, सो अ बंडल ऑफ मेनी फ्लो लाइंस, और ये सारे के सारे फ्लो लाइंस को मैंने इमेजिनरी एनवेलप में डाल दिया। दिस इज इमेजिनरी एनवेलप। दिस इमेजिनरी एनवेलप ऑफ किसका है? ऑफ बंडल ऑफ फ्लो लाइंस इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब। इसको नाम दे देंगे फ्लो ट्यूब, राइट। और जरूरी नहीं है कि ये फ्लो ट्यूब और पाइप सेम हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड रियली। मे बी पाइप का तो साइज आपको दिख ही रहा है, मे बी मैं सिर्फ 2 ही फ्लो लाइंस ले रहा हूं और मैं 2 फ्लो लाइंस को एज अ पैकेट, एज अ बंडल इमेजिन कर रहा हूं और इसको एक इमेजिनरी एनवेलप में डाल रहा हूं। तो दिस ब्लू लाइन बिकम्स फ्लो ट्यूब, और जो बाहर का पाइप है वो पाइप है, दैट इज रियल ट्यूब, ओरिजिनल पाइप, करेक्ट। तो इन शॉर्ट फ्लो ट्यूब कैन बी पाइप, फ्लो ट्यूब मे नॉट बी पाइप। तो डिपेंड करता है कि आप उसको इमेजिन कैसे कर रहे हो। तो हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज फ्लो ट्यूब? फ्लो ट्यूब, it is an imaginary envelope of bundle of flow lines. So it is an imaginary envelope. नोट्स में थोड़े से वर्ड्स हियर एंड देयर होंगे बिकॉज इट्स द सेम थिंग, लिखा वही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। सो इट इज एन इमेजिनरी ट्यूब consisting of bundle of flow lines, इसको बोल देंगे फ्लो ट्यूब। तो सिंगल पार्टिकल का पाथ उसको बोलते हैं फ्लो लाइंस, बहुत सारे पार्टिकल का पाथ एक साथ देखा तो उसको बोलते हैं फ्लो ट्यूब। so this is flow tube basically. I'll keep it over here. Then अब तो ये बेसिक पता होगा। तो स्टेडी फ्लो मतलब क्या? स्टेडी फ्लो मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इन द फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। एक गिवन पॉइंट पे एनी गिवन पॉइंट पे, यू कैन टेक पॉइंट हियर आल्सो, यू मेजर प्रेशर एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम। अभी 1 आवर के बाद, 2 आवर के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलोगे? स्टेडी। रिमेंबर, अब स्टेडी फ्लो में हम और एक फ्लो डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो होता स्टेडी ही है, लेकिन स्टेडी फ्लो के साथ साथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी है। स्टेडी फ्लो का एक ही प्रॉपर्टी है क्या? प्रेशर और वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट विल रिमेन सेम।
तो नाउ यू डिफाइन टाइप्स ऑफ फ्लो। उसमें पहला फ्लो टाइप है स्ट्रीमलाइन, या इसको आप और एक नाम देते हो लैमिनार। दिस इज कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। अब ये स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनार फ्लो, इसका मतलब क्या? तो एज आई टोल्ड यू, व्हेन अ लिक्विड फ्लोज, एक पार्टिकल तो फ्लो होगा नहीं, देयर आर मेनी पार्टिकल्स व्हिच आर फ्लोइंग। तो हर एक पार्टिकल का एक फ्लो लाइन होगा। सो व्हेन फ्लो लाइंस ऑफ पार्टिकल मूव ओवर ईच अदर स्मूथली, तो एक फ्लो लाइन दूसरे के ऊपर स्मूथली मूव हो रहा है, स्मूथली मतलब विदाउट फ्रिक्शन, एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट। हुआ क्या इंटरसेक्शन यहाँ पे? तो सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो when one flow line, इसको लेयर भी बोल सकते हो, when one flow line मतलब one layer of liquid moves over other, moves smoothly over other, moves smoothly over other, and flow lines do not intersect, and flow lines do not intersect, then the flow is known as streamline or laminar. Then the flow is known as streamline or laminar. और एक चीज याद रखना, ये स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो, इट इज नथिंग बट अ स्टेडी फ्लो। तो ये स्टेडी फ्लो ही है, सिर्फ विद एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज। तो हम स्टेडी फ्लो में बोलते हैं कि वेलोसिटी एंड प्रेशर डज नॉट चेंज। यहाँ पे एडिशनली बोलते हैं कि फ्लो लाइन दे विल नॉट इंटरसेक्ट एंड वन फ्लो लाइन विल मूव ओवर अदर स्मूथली। तो इट इज अ स्टेडी फ्लो। क्योंकि हम जब लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो को टर्बुलेंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो टर्बुलेंट फ्लो अनस्टेडी होता है, वो हमने पहले ही देखा है। पहला ही लेक्चर था जहां पे हमने ये प्रॉपर्टीज देखे थे। तो इट इज अ स्टेडी फ्लो। तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया टर्बुलेंट। तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू डिफाइन व्हाट इज अ टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो को कैसे डिफाइन करेंगे अब? व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? जो स्टेडी नहीं होता है, जो स्ट्रीमलाइन नहीं होता है। स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टी क्या है? फ्लो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर। एंड एडिशनली, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था रेनी सीजन में व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर, तो फ्लड लाइक सिचुएशन होता है। व्हाई? क्यों? क्योंकि वो जो फ्लो था, उसका जो फ्लो रेट है वो वेरी फास्ट, इट इज वेरी फास्ट। तो फ्लो रेट इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इज वेरी रैपिड, वेरी फास्ट, एंड दैट इज व्हाई पार्टिकल्स आर नॉट फॉलोइंग एनी डिसिप्लिन। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, स्टेडी फ्लो में एक पॉइंट पे वेलोसिटी एंड प्रेशर विल बी सेम, वहां पे ऐसा नहीं होगा। इन दैट केस इफ यू टेक एनी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। तो टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंस का मतलब ही होता है अनस्टेडी। और आपको पता होना चाहिए, इन दिस केस the fluid is flowing at a very high rate. So a flow of a fluid at very high flow rate, is known as turbulent flow. Then, as I told you, flow lines in this case may intersect each other. होंगे ही ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है। तो flow lines of different particles may intersect each other. Obviously this flow is unsteady, तो ये unsteady flow है। Good. तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए। हाइड्रोडायनामिक्स मतलब स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन। देन
हमने एक पाइप लिया ऑफ आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन एंड आर्बिट्री डायरेक्शन, देन वी आर टेकिंग कंसिडरिंग अ लिक्विड विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया स्टेडी फ्लो। प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। Flow line is a path followed by a particular molecule or particle in a moving fluid. Flow tube is imaginary envelope, imaginary tube consisting of bundle of flow lines. फिर हमने define किया streamline या laminar flow when one flow line, one layer of liquid moves over another flow line, मतलब another layer of liquid smoothly and flow lines do not intersect, then the flow is known as streamline or laminar flow. ये steady flow का type है। Then turbulent flow is a flow which is unsteady, मतलब इस केस में the flow is at very high speed, very rapid rate, right, very high flow rate. Flow lines में intersect each other. अब हमको करना क्या है, अब हमको differentiate करना है between these two types of flow. कौन से दो टाइप, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। तो मैं आज सिर्फ ओरली वी विल लिस्ट डाउन। तो 4 से 5 डिफरेंस आप इसमें ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है, वो आप नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन करने ही वाले हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा, टर्बुलेंट फ्लो कब होगा। तो हम स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो को डिफरेंशिएट करने के लिए एक वेलोसिटी डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हुआ तो फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, मतलब स्टेडी। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुआ तो देन इट बिकम्स टर्बुलेंट, राइट। तो द फ्लो ऑफ अ लिक्विड विथ वेलोसिटी विच इज लेस देन critical velocity is called as streamline. The flow of a fluid or liquid with a velocity which is greater than critical is called as turbulent. Then in this case, in case of streamline flow, कौन सा था ये, steady था। और steady flow में at a given point velocity and direction remains same. So in case of streamline flow, the velocity at a given point is always constant. In turbulent flow, the velocity at a given point does not remain constant. In streamline flow, one flow line moves over other smoothly and flow lines do not intersect, right? यहाँ पे in this case, in case of turbulent flow, one flow line moves over another flow line और वो जो होगा वो स्मूथ नहीं होगा। इसका मतलब वहां पे टर्बुलेंस होगा, मतलब वहां पे फ्रिक्शन होगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपने लास्ट पॉइंट बोला था फ्लो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, वहां पे फ्लो लाइंस में इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, राइट। तो ये बेसिक और भी एक दो प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो। तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। तो उसके लिए हम एक वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल। क्रिटिकल से कम वेलोसिटी मतलब फ्लो कौन सा, और ज्यादा मतलब कौन सा, टर्बुलेंट। वो डिफाइन कैसे करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। नंबर 2, व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ स्ट्रीमलाइन, वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट, वहां पे डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। नंबर 3, स्मूथ फ्लो है, स्टेडी है, वो अनस्टेडी है। 4th, फ्लो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, फ्लो लाइंस may और may not intersect each other. Good. तो इसके आगे का to be continued in next session.